हेलो दोस्तों, स्टडी ओवल में आपका स्वागत है। जैसे कि हमने बताया था कि ये बैच जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। वो सभी स्टूडेंट के लिए जो जामिया मिल्लिया इस्लामिया या अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं और उनके कोर्स में जनरल अवेयरनेस है, तो जो कुछ मैं पढ़ा रहा हूँ वो इनफ होगा। तो फर्स्ट क्लास हमने देखा इंडियन पॉलिटी की, जिसके अंदर हमने बात की थी कि पॉलिटी क्या होता है और कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है और कॉन्स्टिट्यूशन कैसे कॉन्स्टिट्यूट किया गया था और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली क्या है, उसे कैसे फॉर्म्ड किया गया था। इन सब चीज़ों के बारे में हमने बात की थी। अच्छा, एक चीज़ हमने और बात की थी कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो अडॉप्ट किया गया था 26 नवंबर 1949 को, बल्कि इन्फोर्स किया गया था 26 जनवरी 1950 को। उसके बारे में भी हमने बताया कि क्यों ऐसा किया गया था। आपको अगर पता हो तो ज़रूर कमेंट में बताएं कि आखिर क्यों 26 जनवरी को 1950 को ही लागू हुआ। 26 नवंबर 1949 को जबकि बनकर तैयार हो चुका था, अडॉप्ट भी कर लिया गया था, एक्सेप्टेड भी हो चुका था, फिर ऐसा क्यों हुआ था हमने फर्स्ट क्लास में बताया था। अगर आपने नहीं देखा हो तो जाकर आप चैनल पे जाकर देख लें। आगे हम क्लास सेकंड में हम बताते हैं कि आखिर इन्फोर्स हुआ, फिर उसके बाद की चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट हम लोग बात करेंगे इन्फोर्समेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की। तो कॉन्स्टिट्यूशन जो हुआ 26 जनवरी 1950 को केम इनटू फोर्स में आया, यानी कि लागू हुआ, और ये ऑफिशियली बिकम अ रिपब्लिक डे बन गया। यानी 26 जनवरी को जो मनाया जाता है, सेलिब्रेट किया जाता है, वो क्या है? रिपब्लिक डे। अब हम बात करते हैं मीनिंग ऑफ इन्फोर्समेंट की। इन्फोर्समेंट का मतलब होता है कॉन्स्टिट्यूशन स्टार्ट हो गया, अब जो भी कुछ होगा वो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग ही होगा। लॉज जो थे वो अब एक्टिव हो चुके हैं, लॉज के अकॉर्डिंग ही सब कुछ रन करेगा इंडिया में। गवर्नमेंट स्टार्ट फंक्शन अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन, जो भी गवर्नमेंट है वो भी फंक्शन करेगी अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिस पे। अच्छा, इससे पहले क्या हुआ था? कॉन्स्टिट्यूशन वाज ओनली डॉक्यूमेंट। हमने पहले ही बताया कि कॉन्स्टिट्यूशन सिर्फ एक डॉक्यूमेंट टाइप का था, लेकिन अभी उसे इन्फोर्स नहीं किया गया था, सिर्फ और सिर्फ अडॉप्ट किया गया था। लेकिन इस डेट के बाद से, यानी 26 जनवरी 1950 के बाद से कॉन्स्टिट्यूशन एक रियल लॉ बन गया है। अब हम बात करते हैं व्हाट डज रिपब्लिक। जैसे कि हमने अभी बात की, इंडिया ऑफिशियली बिकम अ रिपब्लिक, लेकिन रिपब्लिक का मतलब क्या होता है? रिपब्लिक जो इंडिया है, इंडिया इज़ अ कॉल्ड रिपब्लिक। इंडिया को रिपब्लिक कहा जाता है, लेकिन रिपब्लिक का मीन्स हम समझते हैं। रिपब्लिक का मतलब होता है हेड ऑफ द स्टेट इज़ इलेक्टेड। जैसे कि हमारे इंडिया के जो प्रेसिडेंट हैं वो इलेक्टेड हैं, हालांकि वो डायरेक्टली इलेक्टेड नहीं होते हैं, इनडायरेक्टली होते हैं। उस लंबी प्रोसेस को हम अभी नहीं समझेंगे, बाद में हम बताएंगे। लेकिन अभी सिंपल सा ये समझिए कि जो हमारे प्रेसिडेंट हैं वो कैसे इलेक्ट होते हैं, इलेक्टेड होते हैं, ना कि वो नॉमिनेटेड होते हैं। जैसे कि ब्रिटेन में अगर आप देखेंगे तो ब्रिटेन के जो प्रेसिडेंट होते हैं वो इलेक्टेड नहीं होते हैं, बल्कि वो बाय बर्थ होता है, उनका मोनार्की चलता है, मोनार्की सिस्टम। लेकिन अमेरिका की जब हम बात करते हैं तो अमेरिका में भी इलेक्टेड ही प्रेसिडेंट होता है। लेकिन हमारे यहाँ का रिपब्लिक दूसरी तरीके का है। हमारे यहाँ का जो प्रेसिडेंट है वो हेड ऑफ़ द स्टेट होता है, लेकिन हेड ऑफ़ द गवर्नमेंट नहीं होता है। लेकिन जब हम अमेरिका की बात करते हैं तो अमेरिका का जो प्रेसिडेंट होता है वो हेड ऑफ़ द स्टेट भी होता है और हेड ऑफ़ द गवर्नमेंट भी होता है। लेकिन ब्रिटेन की हम जब बात करते हैं तो ब्रिटेन में क्या होता है कि वहाँ का जो प्रेसिडेंट होता है, वहाँ का जो किंग होता है, वो बाय बर्थ होता है, वो इलेक्टेड नहीं होता है, और जो उसकी पावर होती है वही पावर समझ लो इंडिया के प्रेसिडेंट की होती है। तो जैसे कि इसमें लिखा हुआ है, रिपब्लिक मीन्स हेड ऑफ द स्टेट इज़ इलेक्टेड, नॉट अ किंग या क्वीन, नॉट हेरिडेटरी रूल। ये कोई हेरिडेटरी नहीं होता है कि हाँ हम बन गए हैं तो हमारा बेटा भी बनेगा, या फिर हमारे फादर थे तो हम भी बनेंगे, ऐसा नहीं होता है, बल्कि इलेक्टेड होते हैं। हालांकि ये डायरेक्टली इलेक्टेड नहीं होते हैं, बल्कि इनडायरेक्टली होते हैं। जैसे कि इन इंडिया में हेड ऑफ़ द स्टेट जो है वो प्रेसिडेंट होता है, और प्रेसिडेंट इज़ इलेक्टेड नॉट बॉर्न। दिस इज़ वाई 26 जनवरी इज़ कॉल्ड रिपब्लिक डे, नॉट इंडिपेंडेंस डे। इसीलिए 26 जनवरी को रिपब्लिक डे कहा जाता है। एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि क्वेश्चंस इस तरह पूछा जा सकता है कि हेड ऑफ़ द गवर्नमेंट कौन है, हु इज़ द हेड ऑफ़ द गवर्नमेंट, तो आपको प्राइम मिनिस्टर ही लगाना है।
यानी कि जो पीएम होता है वो हेड ऑफ द गवर्नमेंट होता है, हेड ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होता है। लेकिन जब क्वेश्चन आए हेड ऑफ द स्टेट तो आपको क्या लगाना है, प्रेसिडेंट लगाना है। ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। अब बात करते हैं डिफरेंस बिटवीन इंडिपेंडेंस डे एंड रिपब्लिक डे। इन दोनों में डिफरेंस क्या है, क्या ऐसी चीज़ें हैं जो इन दोनों को सेपरेट करती हैं। तो इंडिपेंडेंस डे जो 15 अगस्त 1947 को मनाया जाता है, यानी कि इस दिन जो ब्रिटिश रूल था वो ख़त्म हो चुका था। इंडिया के पास इंडिया फ्रीडम पा चुका था, इंडिया बिल्कुल फ्री हो चुका था और कॉन्स्टिट्यूशन वाज नॉट फुली अप्लाइड। हालांकि कॉन्स्टिट्यूशन जो है, जो इंडिया का रूल है, वो पूरी तरीके से अप्लाइड नहीं हुआ था, पूरी तरीके से प्रोसेस में नहीं आया हुआ था कि हाँ अब जो क्या कहते हैं इंडिया का रूल बन चुका है, उसी के अकॉर्डिंग सबको ट्रीट किया जाएगा, ऐसा नहीं था। बल्कि रिपब्लिक डे जब 26 जनवरी 1950 हुआ, जब जो हमारा इंडिया ने अपना कॉन्स्टिट्यूशन को जो इन्फोर्स कर लिया, अडॉप्ट 26 नवंबर को ही किया था, लेकिन 26 जनवरी को जब इन्फोर्स हुआ उसके बाद से इंडिया अपना कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग ही रूल करने लगा, इंडिया की जो गवर्नमेंट है उसी के अकॉर्डिंग चलने लगी। तो इंडिपेंडेंस डे 15 जनवरी 1947 जिसमें ब्रिटिश रूल एंड हुआ, इंडिया बिकम फ्री हुआ, बट कॉन्स्टिट्यूशन वाज नॉट फुली अप्लाइड। कॉन्स्टिट्यूशन बिकम इनटू फोर्स, इंडिया स्टार्टेड India started governing itself fully. People become the real source of power. अब हम इंट्रोडक्शन टू द प्रियम्बल यानी प्रियम्बल की इंट्रोडक्शन की बात कर लेते हैं। आखिर प्रियम्बल है क्या। आपने हमेशा सुना होगा कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर एक प्रियम्बल है, लेकिन प्रियम्बल होता क्या है। आप हमेशा एक चीज़ ध्यान में रखिएगा कि आप कभी भी कोई बुक पढ़ते हैं तो बुक से पहले एक समरी होती है, जो कि वो पूरे बुक की समरी उसके अंदर लिखी होती है। उसको अगर आप पढ़ोगे तो आपको ये पता चल जाता है कि आखिर इस बुक में क्या लिखा हुआ है। वो यू कैन से दैट इंट्रोडक्शन समझ सकते हो। आपकी इंट्रोडक्शन होता है जिसमें इंट्रो होता है पूरे बुक की। इसी तरीके से प्रियम्बल होता है। प्रियम्बल जो कि सबसे लास्ट में लिखा गया था, ठीक है, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन बन गया था, फिर उसके बाद प्रियम्बल लिखा गया। तो प्रियम्बल जो है वो सबसे लास्ट में लिखा गया था। और प्रियम्बल जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन का क्या है, एक समरी है, एक इंट्रोडक्शन है और एक फ़िलासफ़ी बिहाइंड द कॉन्स्टिट्यूशन। जो फ़िलासफ़ी है कॉन्स्टिट्यूशन के पीछे, आखिर कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का रीज़न क्या था, उसकी फ़िलासफ़ी क्या थी, उसके बारे में कौन बताता है, प्रियम्बल बताता है। प्रियम्बल टेल्स अस व्हाई द कॉन्स्टिट्यूशन वाज मेड। आप ये ध्यान में रखिएगा कि ये प्रियम्बल जो है एक इंट्रोडक्शन है, समरी है और क्या है, फ़िलासफ़ी है। अब बात करते हैं क्या प्रियम्बल अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। क्या प्रियम्बल जो है कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है। हाँ बिल्कुल, प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है, लेकिन पहले नहीं था। अब उसकी भी बारे में बात करेंगे। अभी पहले हम देख लेते हैं प्रियम्बल इज़ एन इंटेग्रल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। यानी जो प्रियम्बल है वो क्या है, इंटेग्रल पार्ट है ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का, जिससे कॉन्स्टिट्यूशन को समझा जाता है, जिससे कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट किया जाता है। अंडरस्टैंडिंग द स्पिरिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इंटरप्रेटिंग आर्टिकल्स, कोर्ट्स यूज द प्रियम्बल टू अंडरस्टैंड मीनिंग ऑफ लॉज। अब हम बात करते हैं कि जो बेरुबारी केस में क्या हुआ था कि कोर्ट ने ये डिसाइड कर दिया था, कोर्ट ने ये जजमेंट दे दिया था 1960 में कि नहीं, प्रियम्बल जो है वो पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। द कोर्ट स्टेटेड दैट प्रियम्बल इज़ नॉट सोर्स ऑफ द सब्सटेंटिव पावर्स एंड नॉट अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये आप ध्यान में रखिएगा, क्या, नॉट अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। हालांकि इट सर्व एज अ गाइड फॉर इंटरप्रिटेशन। हालांकि ये ज़रूर है कि ये जो काम करता है वो इंटरप्रिटेशन के लिए काम आता है, ये गाइड करता है, लेकिन इट इज़ नॉट पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन केशवानंद भारती केस में क्या होता है, 1973 में फिर सुप्रीम कोर्ट का जो है जजमेंट बदलता है और उसमें कहा जाता है कि प्रियम्बल इज़ इंडीड, देखिए, प्रियम्बल इज़ इंडीड एंड इंटेग्रल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये आपको ध्यान में रखना है। और ये बेसिक स्ट्रक्चर भी है किसका, कॉन्स्टिट्यूशन एंड एम्बॉडीज इट्स बेसिक स्ट्रक्चर। समझ में आ गया ना आपको। पहले इसको हम इरेज कर देते हैं। फर्स्ट,
क्या हुआ, बेरोबारी यूनियन केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, ये जो प्रियम्बल है वो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है। लेकिन 1973 में केशवानंद भारती केस में क्या हुआ, प्रियम्बल किसका बन गया, कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट बन गया, और ये इंटीग्रल पार्ट बना है, और उसके साथ साथ ये बेसिक स्ट्रक्चर भी है। अब बात करते हैं ओरिजिन ऑफ द प्रियम्बल का। प्रियम्बल का ओरिजिन कैसा हुआ, तो द प्रियम्बल क्या है, इज़ बेस्ड ऑन ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन। ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन जो पास किया गया था, किसके द्वारा पास किया गया था, वो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। ठीक है, कब किया गया था, जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, तब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जवाहरलाल नेहरू ने ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन पास किया था, उसी के बेस पे प्रियम्बल बना हुआ है। ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन वाज मूव्ड बाय जवाहरलाल नेहरू इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली 1946। बस इतना आपको ध्यान में रखना है कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में किसने मूव किया था, जवाहरलाल नेहरू ने। क्या मूव किया था, ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन। प्रियम्बल किसके बेस्ड है, ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन के। ये चीज़ें आपको ध्यान में रखना है। ये हमें एक्सप्लेन करता है गोल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का, आखिर इसका गोल क्या है, वैल्यूज़ ऑफ फ्री इंडिया, फ्री इंडिया का वैल्यू क्या है, और बाद में ये दिस रेजोल्यूशन बिकम द प्रियम्बल। आपको क्या क्या याद रखना है, पहली चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है कि ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन किसने पास किया था, जवाहरलाल नेहरू ने। ठीक है, दूसरी चीज़ आपको याद रखनी है, ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन कहाँ पास हुआ था, तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में पास हुआ था। ये दो चीज़ें, और ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन किसके बेस्ड है, प्रियम्बल के बेस्ड है। ये तीन चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। प्रियम्बल को हम देख लेते हैं, आपने ज़रूर देखा होगा प्रियम्बल की ये कॉपी। ये है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का प्रियम्बल, जो कि 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। फर्स्ट क्या है, जो कि हमारे नेचर को बताता है। ये जो है, ये हमारे नेचर के बारे में बताता है कि आखिर हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका नेचर क्या है। वी द पीपल ऑफ इंडिया, ठीक, हैविंग सोलमेनली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू अ सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक एंड टू सिक्योर टू ऑल इट्स सिटीजन्स। ये हमारे नेचर के बारे में बात करता है। फिर उसके बाद ये हमारे एम्स के बारे में बात करता है, हमारा एम क्या है, हमारा विज़न क्या है। फिर उसके बाद ये बताता है कि कैसे हमने इसको अडॉप्ट किया। इन आवर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली दिस बिटवीन 6 डे ऑफ नवंबर 1949 डू हेयर बाय अडॉप्ट, इनैक्ट एंड गिव टू आवरसेल्व्स दिस कॉन्स्टिट्यूशन। अब हम बात करते हैं वी द पीपल ऑफ इंडिया की, इसकी मीनिंग की। मीनिंग, द कॉन्स्टिट्यूशन इज मेड बाय द पीपल, पावर बिलोंग्स टू सिटीजन्स, गवर्नमेंट इज़ नॉट सुप्रीम। इसमें बताता है कि जो पावर है वो किसके हाथ में है, वो सिटीजन्स के हाथ में है। ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट सुप्रीम है, गवर्नमेंट सुप्रीम नहीं है, बल्कि कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम है, और कॉन्स्टिट्यूशन ने जो पावर दी है वो सिटीजन्स को दी हुई है। तो जो इसकी जो लाइन शो करती है किसको, पॉपुलर सॉवरेनिटी को। इंपॉर्टेंट वर्ड्स की हम बात कर लेते हैं इसमें। सॉवरेन, सॉवरेन आपने बहुत बार सुना होगा, लेकिन सॉवरेन का मतलब क्या होता है। सॉवरेन का मतलब होता है इंडिया इज़ फुली इंडिपेंडेंट। इंडिया खुद जो अपने इंडिपेंडेंट है, वो किसी के दबाव में नहीं है, किसी के अकॉर्डिंग रूल नहीं कर रहा है, बल्कि इंडिया अपने फैसले लेने के लिए खुद इंडिपेंडेंट है। नो फॉरेन कंट्रोल, इंडिया कैन मेक इट्स ओन डिसीजंस। कोई भी डिसीजंस हो वो अपने डिसीजन ले सकता है। ठीक है, तो सॉवरेन का मतलब क्या है, इंडिया इज़ फुली सॉवरेन, यानी इंडिया फ्री है किसी भी एक्शंस लेने के लिए, किसी भी देश से कुछ हाथ मिलाने के लिए, या अपना कोई भी ट्रेड करने के लिए, तो क्या है, सॉवरेन है। अब बात करते हैं सोशलिस्ट की। इंडिया सोशलिस्ट है, यानी कि सोशल एंड इकोनॉमिक इक्वालिटी की बात करेगा। नो एक्सप्लॉयटेशन, वेलफेयर ऑफ ऑल पीपल। हालांकि ये सोशलिस्ट जो वर्ड है वो रियल कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था, बल्कि ये 52nd अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट 1976 में ऐड किया गया था। ठीक है, ये नहीं था, सोशलिस्ट वर्ड बाद में अलग से ऐड किया गया था। सोशलिस्ट का मतलब क्या है, सोशल एंड इकोनॉमिक इक्वालिटी, वेलफेयर की बात करना। तो हमारा इंडिया क्या है, वेलफेयर की बात करता है। अब बात करते हैं सेकुलर की। सेकुलर
भी जो ये वर्ड है ये भी 42nd अमेंडमेंट एक्ट में 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 में इसको ऐड किया गया था। इसमें बताया गया था कि स्टेट का कोई रिलीजन नहीं है, ऑल रिलीजन्स आर इक्वल, स्टेट डज नॉट फेवर एनी रिलीजन, बट स्टेट किसी भी रिलीजन में इंटरफेयर कर सकता है। हालांकि अदर्स कंट्री जैसे अमेरिका वगैरह में क्या है कि जो स्टेट है वो किसी भी रिलीजन में इंटरफेयर नहीं कर सकता है, लेकिन हमारे इंडिया का जो सेकुलरिज्म है वो डिफरेंट है। इंडिया किसी भी रिलीजन में इंटरफेयर कर सकता है, वो इस टाइप का सेकुलर है। ठीक है, ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है कि इंडिया का सेकुलरिज्म डिफरेंट है। ऑल रिलीजन्स इक्वल है लेकिन इंटरफेयर कर सकता है। अब बात करते हैं डेमोक्रेटिक की। डेमोक्रेटिक का मतलब होता है गवर्नमेंट जो है वो इलेक्टेड हो, किसके द्वारा? बाय द पीपल। ठीक है, और फ्री एंड फेयर इलेक्शंस, रूल बाय मेजोरिटी, जो रूल किया जाता है बाय मेजोरिटी के द्वारा। फ्री एंड फेयर इलेक्शन होते हैं, गवर्नमेंट किसके द्वारा इलेक्ट किया जाता है? पीपल के द्वारा। तो डेमोक्रेटिक के बारे में भी जानेंगे। हम बहुत ज़्यादा डीप में नहीं जा रहे, बस सिंपल वर्ड्स में आप समझिए कि डेमोक्रेटिक का मतलब है इलेक्टेड बाय द पीपल, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस एंड रूल बाय मेजोरिटी। अगर हम फिलॉसफी के बारे में जाएंगे तो बहुत ज़्यादा लंबी डिबेट हो जाएगी, बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी, तो हम इतना ज़्यादा डीप पे नहीं जाएंगे। बिल्कुल सिंपल वर्ड्स में हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। रिपब्लिक के बारे में हमने पहले ही बता दिया कि इलेक्टेड हेड ऑफ द स्टेट, जो हेड ऑफ द स्टेट है वो इलेक्टेड किया जाएगा, ना कि मोनार्की होगा। इक्वालिटी बिफोर लॉ, सब की जो भी होगा सब इक्वल होगा लॉ के सामने। ऑब्जेक्टिव ऑफ द प्रीएम्बल, ऑब्जेक्टिव की बात हम कर लेते हैं कि आखिर प्रीएम्बल का ऑब्जेक्टिव्स क्या है। हमने पहले ही बताया कि हमारा जो प्रीएम्बल है वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। फर्स्ट इज़ नेचर, सेकंड इज़ ऑब्जेक्टिव्स एम्स एंड थर्ड इज़ कैसे हमने अडॉप्ट किया उसके बारे में बात करता है। अब गोल्स क्या है? गोल जस्टिस। प्रीएम्बल बात करता है कि हम जस्टिस करेंगे। जस्टिस हैज़ 3 टाइप्स, सोशल जस्टिस, ठीक है, इकोनॉमिक जस्टिस एंड पॉलिटिकल जस्टिस। आप सोशल जस्टिस में आपने रिजर्वेशन वगैरह के बारे में सुना ही होगा, इकोनॉमिक में भी सुना होगा जिसमें EWS वगैरह की जो रिजर्वेशन होता है। पॉलिटिकल जस्टिस, उसमें भी रिजर्व्स होती हैं, सीट्स वगैरह। तो क्या करता है, ये बात करता है कि हम जस्टिस करेंगे हर एक मामले में। अब सोशल से रिलेटेड कोई बात हो, इकोनॉमिक्स से रिलेटेड कोई बात हो, या फिर पॉलिटिक्स से रिलेटेड कुछ बात हो, इसमें क्या होगा? फेयर ट्रीटमेंट होगा टू ऑल के लिए, ऐसा कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। जैसा कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ने पहले भी डिस्क्रिमिनेशन के ऊपर फंडामेंटल राइट्स के आर्टिकल्स दिए हुए हैं, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। लेकिन सिंपल से ये समझिए कि जो इसका एम क्या है? जस्टिस करना, जो कि सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस, पॉलिटिकल जस्टिस एंड लिबर्टी। लिबर्टी मीन्स फ्रीडम ऑफ थॉट, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ बिलीफ। लेकिन आपको फ्रीडम है कुछ भी सोचने का, कुछ भी एक्सप्रेस करने का, कुछ भी बिलीव आपका अपने फेथ का, लेकिन कि ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे जिससे किसी दूसरे का वायलेट हो, किसी दूसरे की फ्रीडम ऑफ थॉट वायलेट हो, किसी का फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन किसी के दूसरे की वायलेट हो। आप कुछ भी कह दें, कुछ भी बोल दें जिससे किसी को हर्ट हो, तो ऐसा आपको इजाज़त नहीं देता है। अब इक्वालिटी की बात करते हैं। इक्वालिटी बिफोर लॉ, यानी लॉ के सामने सब इक्वल हैं, इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलती है, नो स्पेशल प्रिविलेज, किसी को स्पेशल प्रिविलेज नहीं है। फ्रेटर्निटी की बात हम कर देते हैं। फ्रेटर्निटी ब्रदरहुड की बात करता है, यूनिटी की बात करता है, फीलिंग ऑफ वननेस की बात करता है। इसमें ये बताता है कि हम ऐसा नहीं कि अगर हम उत्तर प्रदेश के हैं, कोई बिहार का है तो हम अलग अलग हैं। जो हमारे अंदर यूनिटी है, हम ब्रदरहुड हैं, हम लोगों के अंदर फीलिंग ऑफ वननेस होना चाहिए, ठीक है, ये चीज़ें होनी चाहिए। तो जो फ्रेटर्निटी की बात करता है, ये डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल का भी ख्याल रखता है, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन का भी ख्याल रखता है। इंपॉर्टेंस ऑफ द प्रीएम्बल की अगर हम बात करें तो ये एक्सप्लेन्स करता है नेचर ऑफ द इंडियन स्टेट को, गाइड करता है लॉ मेकर्स को, हेल्प करता है कोर्ट्स इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन और रिफ्लेक्ट्स आइडियाज़ ऑफ द फ्रीडम स्ट्रगल, यानी उनके आइडियल्स को जो रिफ्लेक्ट करता है, आइडियल्स ऑफ द फ्रीडम स्ट्रगल को। ये सब चीज़ें हमने डिस्कस की हैं। अब हम थर्ड क्लास में आगे की बातें करेंगे जिसके अंदर फंडामेंटल राइट्स वगैरह और कैसे हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो बारोड कॉन्स्टिट्यूशन है, कौन कौन सी चीज़ें दूसरे कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया, कहाँ से लिया गया, इन सब चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे। वीडियो को लाइक ज़रूर करें और वीडियो को पूरा देखें ताकि आप समझ सकें। अगर आप जामिया मिल्लिया इस्लामिया अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये
वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। इजीली आप क्रैक कर लेंगे अगर आप लेक्चर को अटेंड करते हैं और सही से केयरफुली जो पढ़ाया जा रहा है उस चीज़ को दोबारा रिवाइज करते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा।